हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा एक्सप्लेन करूंगी जो कि एक्चुअली एक इमोशनल लव स्टोरी है जो कि मुझे तो बहुत पसंद आई। आई होप कि आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी। तो फिर चलें मूवी स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी एक ऐसी लड़की की है जिसने बहुत ही छोटी उम्र में अपने पेरेंट्स को खो दिया था। स्टोरी के स्टार्ट में हम एक लड़की यानी अपने मेन लीड लुइन को देखते हैं जो कि एक बोल्ड सा ड्रेस पहन के अच्छा सा तैयार होती है और फिर वो सोचती है कि क्या मैं उन्हें पसंद आऊंगी। मुझे पता है हमेशा की तरह वो मना ही करेंगे। फिर वो एक फ्लैशबैक याद करती है जब उसे पता चला था कि उसके पेरेंट्स जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे वो प्रोजेक्ट फेल हो चुका और स्पेसक्राफ्ट क्रैश होने की वजह से उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई। लेकिन उसके पेरेंट्स के मरने के बाद इनके सारे रिश्तेदार वहां आ जाते हैं और लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं कि इनकी सारी जायदाद अब हमारी होगी क्योंकि हम इनके रिश्तेदार हैं। लेकिन लोयन को किसी की परवाह नहीं थी। वो कैसी थी, किस हालत में थी, उसे कुछ नहीं पता था क्योंकि अभी अभी तो उसने अपने पेरेंट्स को खोया था। तभी वहाँ पे हमारा मेन लीड आता है जिसका नाम हान है। हान वहाँ आते हुए लुइन से कहता है कि अब से मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा और तुम्हें अपने साथ अपने घर पर रखूंगा, चलो यहाँ से। इतना कह के वो लुइन का हाथ पकड़ के उसे अपने घर ले आता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लुइन को उससे लव हो जाता है और ये बात वो कभी भी हान से कह ही नहीं पाती। पर आखिरकार अपनी 18 बर्थडे पर वो हिम्मत करती है और हान से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है। लेकिन ये सुनकर हान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो? मैं तुम्हारा अंकल हूँ, सगा ही नहीं सही लेकिन अंकल हूँ। इस बारे में दोबारा सोचना भी मत। और लुइन की बेइज्जती करते हुए वहाँ से चला जाता है। पर लुइन हार नहीं मानती। अब यहीं से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है और लुइन के फिर से बर्थडेज आते हैं और वो अपने हर बर्थडे पे हान से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है और हान बार बार उसे रिजेक्ट कर देता है और उसके इंसल्ट करके वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लुइन को अपने प्रोफेसर के साथ देखते हैं जहाँ पे वो हमें बताती है कि मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली और वो अब एक अच्छी डॉक्टर बन चुकी है। उसके प्रोफेसर उससे कहते हैं कि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के लिए बहुत अफसोस है, उनके साथ जो कुछ भी हुआ, लेकिन हमारे कंट्री को तुम्हारी जरूरत है, इसलिए प्लीज तुम आ जाओ इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए। ये बात सुनते हुए लुइन ना उन्हें मना कर देती है, ये कहते हुए कि कोई है जिससे मैं प्यार करती हूँ और इसीलिए मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहती। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। लोइन ये सब कुछ याद करके स्माइल कर रही थी कि अचानक से वहाँ पर हान की गाड़ी के रुकने की आवाज उसे सुनाई देती है और वो खुश होकर जल्दी से खिड़की की तरफ आती है। जल्दी से दौड़ते हुए वो एक बॉक्स के अंदर छुप जाती है ताकि जैसे ही हान घर में एंटर हो वो उसे सरप्राइज दे सके और सोचती है कि आखिरकार मेरा प्यार आ रहा है। और हान के फुट स्टेप्स की आवाज सुन के जैसे ही वो बाहर आती है तो हान किसी और लड़की को किस कर रहा था। ये देखकर तो उस बेचारी के सर पे आसमान टूट पड़ता है। हान ने इसकी बेइज्जती करते हुए इससे कहता है कि तुमने क्या पहन रखा है, तो फौरन से हिचकिचाते हुए अपने ड्रेस को चेंज करके आ जाती है। फिर हान बताता है कि ये है शू और ये मेरी फियांसे है। ये सुनकर तो लू बिल्कुल हैरान रह जाती है कि आखिर इसकी फियांसे अचानक कहाँ से आ गई। शू लुइन से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन लुइन उसे गुस्से से देखती है जिस पर हान उसे डांटता है। अब लू हान से कहती है कि तुमने ही तो कहा था कि जैसे ही मैं अपनी पीएचडी कंप्लीट कर लूंगी। अब इससे पहले कि वो आगे कुछ कहती हान उसकी बात के आगे वो अपनी बात मुकम्मल करते हुए कह देता है कि अपनी सोच दिमाग से निकाल दो वरना यही बेहतर होगा और अगर तुम वाकई इस घर में रहना चाहती हो तो ये बात याद रखो कि शू अब इस घर की नई मालिक है तो तुम्हें इसकी बात माननी होगी। ये कहते हुए शू का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाता है। जब दोनों वहाँ से चले जाते हैं तो लू नीचे जमीन पे बैठ के अपनी डायरी उठाती है और सोचती है कि लुइन तुम्हें रोना नहीं है, तुम तो सिर्फ एक अनाथ हो जिसे उसने अपने घर में अपनाया, जिसे अपने घर में जगह दी। तुमने खुद से अपने दिमाग में पता नहीं क्या क्या सोच लिया। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हान अपने असिस्टेंट के साथ किसी प्रोजेक्ट पर बात कर रहा होता है और असिस्टेंट के जाने के बाद शू आ जाती है जो कि इससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए नई टाई लेकर आई हूँ और फिर उसे अपने हाथों से वो टाई पहना देती है। इतने में लुइन भी वहाँ पर आ जाती है जो कि उन्हें देख के फौरन वहाँ से जाने लगती है लेकिन शू उसे आवाज देकर रोकती है और कहती है कि देखो जो टाई मैं लेकर आई हूँ कितनी प्यारी है और ये पुरानी टाई, इसे तो फेंक देना चाहिए। अब फिर वो उसे डस्टबिन में जाकर फेंक देती है। ये सब देख के हान कहता है कि
मैं इसे बहुत पहले ही फेंक देना चाहता था। लुएन फ्लैशबैक में याद करती है कि वो कितने प्यार से वो टाई उसके लिए लेकर आई थी और हान को ये टाई बहुत पसंद आई थी, लेकिन हान इसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वो मुस्कुराते हुए कहती है कि हाँ, ये टाई जो तुम लेके आई हो वाकई बहुत प्यारी लग रही है, अब मैं जा रही हूँ। जिस पे हान उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो वो बताती है कि कहीं नहीं, बस स्कूल तक। ये कह के वो सोचती है कि पुरानी चीजें फेंक देनी चाहिए और आगे बढ़ जाती है। रात को जब लुएन घर वापस आती है तो शू और हान को एक साथ देखती है। वो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ डिनर कर रहे थे, तो शू लुएन के पास जाके उसे भी वहाँ ले आती है और सबसे उसका इंट्रोडक्शन करवाती है और खुद हान के पास जाकर बैठ गई थी। तभी एक लड़की कहती है कि ये ब्रेसलेट जो तुमने पहनी हुई है ये ऑक्शन से ली है ना। इस पर शू कहती है कि ये मुझे हान ने दी है, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे हान मिला। और ये सुन के लुएन फिर से पुरानी यादों में चली जाती है कि उसने ये ब्रेसलेट हान के पास देखी थी और जब उसने पूछा था कि क्या ये मेरे लिए है, इस पर हान ने कहा था कि हाँ ये तुम्हारे लिए ही है, लेकिन मैं ये तुम्हें तभी दूंगा जब तुम अपनी डिग्री कंप्लीट कर लोगी। लेकिन अब सबके सामने हान कहता है कि ये शू को बहुत ज्यादा पसंद था तो मैंने ये शू को गिफ्ट दे दिया। ये सब सुनकर लू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर भी वो अपना गुस्सा जैसे तैसे कंट्रोल करती है। तभी शू कहती है कि तुम ड्रिंक करो ना, जिस पर लू कहती है कि मैं ड्रिंक नहीं करती। ये बात सुनकर शू कहती है कि मुझे लगता है हान अभी भी मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए मेरे साथ ड्रिंक भी नहीं कर रही। तो हान लू को ड्रिंक करने को कहता है। इस पर लुएन कहती है कि क्या सच में तुम चाहते हो कि मैं ड्रिंक करूं? फिर वो फ्लैशबैक में याद करती है कि एक बार उसने गलती से ड्रिंक पी ली थी। इसके बाद उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था। इसी वजह से हान ने घर में किसी को भी ड्रिंक की बोतल्स लाने से मना किया हुआ था और अब हान खुद उसे ड्रिंक पीने का कह रहा था। तो लुएन ग्लास उठाकर जल्दी से उसमें वाइन डाल के पी लेती है और ये देखकर शू मुस्कुराकर हान से कहती है कि लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे घर ले चलो। तो हान शू को उठा के घर की तरफ चल पड़ता है और वहीं पीछे हम लुएन को देखते हैं जो काफी खराब हालत में थी। वो वहीं पे बेहोश हो जाती है, लेकिन जब इसे होश आता है तो एक प्लान बनाती है और नेक्स्ट मॉर्निंग अपने प्रोफेसर को कॉल करके कहती है कि मैं इस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करना चाहती हूँ। इसके प्रोफेसर उससे पूछते हैं कि क्या तुम इसमें यकीन रखती हो और क्या तुमने अपने अंकल से परमिशन ली? तो वो कहती है कि हाँ, मैं उनसे परमिशन ले चुकी हूँ। तब उसके प्रोफेसर उसे मिलने को कहते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहते हैं जिस पर वो कहते हैं कि तुम्हारे अंकल के साइंस भी चाहिए होंगे। अब वो बोलती है कि मैं एक 18+ कर लूं और मैं अपने डिसीजंस खुद कर सकती हूँ, मुझे इनकी साइन की जरूरत नहीं। ये बात सुनकर प्रोफेसर कहते हैं कि वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे गार्डियन है और तुम्हारे अंकल बने हुए हैं। अगर तुम एक बार उनसे पूछ लो तो बेहतर होगा, क्योंकि एक बार अगर तुम इस प्रोजेक्ट में आ गए तो इसे छोड़ नहीं पाओगी और इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है, इसलिए तुम्हें अपने अंकल से साइन जरूर लेने होंगे। ये सुनकर लुएन कहती है कि ठीक है, मैं उनसे सिग्नेचर ले लूंगी। फिर प्रोफेसर के साथ बैठे यूनियन से कहते हैं कि ये कोई मजाक नहीं है, एक बार फिर सोच लो। जिस पर यूनन कहता है कि मैं यतीम हूँ और जो लोग मुझे पसंद है इनके साथ काम करना मुझे अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही प्रोफेसर और लुएन इसकी तरफ देखते हैं तो कहता है कि मेरा मतलब है कि जो काम मुझे पसंद है वो मैं करना चाहूँगा। अब प्रोफेसर इन दोनों से कहते हैं कि हम लोग अर्थ पे सिर्फ 9 डेज के लिए हैं, इसलिए जो भी तुम लोग काम करना चाहते हो कर सकते हो, जिससे मिलना चाहते हो मिल सकते हो। लेकिन वापस जाते हुए लुएन सबसे पहले अपने वो सारे गिफ्ट्स और थैले बेचती है ताकि कुछ पैसे मिल सके और हान की सारी निशानियां वो यहाँ पर बेच के जाना चाहती थी। आंट रिंग इसके पास आती हैं बात करने के लिए, तो वो आंट रिंग से भी यही कहती है कि आप अपना ख्याल रखिएगा। फिर वो वापस आती है जहाँ शू एक पार्टी में मसरूफ होती है और इसे देख के फौरन इसके पास जाके सबसे इसका इंट्रोडक्शन करवाना शुरू कर देती है। शू की साइड फ्रेंड्स उसका मजाक बनाने लगती हैं। तब वो शू से कहती है कि आप चाहती हैं ना कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, बहुत जल्द मैं इस घर से जाने वाली हूँ। लेकिन जैसे लुएन वहाँ से निकलने वाली होती है, टेबल पे अपने पेरेंट्स के वर्क पेपर्स देखते हुए उसे बहुत परेशानी होने लगती है और वो कहती है कि तुमने इनको क्यों खराब किया। और वो पेपर्स निकाल ही रही होती है कि इतने में शू की नजर अंदर आते हुए हान पर पड़ती है। तो शू जल्दी से आगे बढ़ते हुए गिरने की नाटक करते हुए बोलती है कि तुम मेरे साथ ऐसा तो मत करो ना।
तो हान जल्दी से आके शू को उठाता है और तब वो बोलती है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करने लगोगी। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारा जो दिल चाहे तुम वो करो। लुइन को कुछ समझ नहीं आता और वो हान से कहती है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन हान इसकी बात नहीं सुनता बल्कि उसे जोर से स्लैप कर देता है और फिर कहता है कि माफी मांगो। जिस पर वो कहती है कि तुम मुझे माफी मांगने को क्यों कह रहे हो जबकि मैंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया। वो अपने पेरेंट्स के वर्क पेपर्स दिखाते हुए कहती है कि इसने इन सबको बर्बाद कर दिया। तो वो कहता है कि ये सब ड्रामे मेरे सामने मत करो और लुइन के हाथ से उन पेपर्स को लेके खुद ही फाड़ देता है और फिर से वो लुइन से कहता है कि माफी मांगो। जिस पर शर्न भी सबके सामने ड्रामा करने लगती है कि कोई बात नहीं, ये छोटी बच्ची है, मैंने इसे माफ कर दिया। लेकिन हान जब लुइन को गुस्से से देखता है तो वो उसे माफी मांगती हुई वहाँ से चली जाती है। शाम को लुइन हान के स्टडी रूम में जाती है और इसे अपना वही कॉन्ट्रैक्ट पेपर देते हुए कहती है कि इस पे साइन कर दो। लुइन बगैर पेपर को पढ़े उस पर अपने सिग्नेचर्स कर देता है। तो वो कहती है कि एटलीस्ट इसे पढ़ तो लो, लेकिन शुहान को की आवाज आती है तो वो जल्दी से पेपर पे साइन करके वहाँ से चला जाता है। लुइन वो सिग्नेचर अपने प्रोफेसर को दिखाती है, जिसके बाद इसके प्रोफेसर कहते हैं कि तैयार हो जाओ जाने के लिए और फिर वो 9 डेज गिनते हुए गुजार देती है। लास्ट डे वो अच्छी तरह तैयार होती है और फिर एक लेटर टेबल पर रखते हुए कहती है कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे और फिर याद करती है कि आज उसने हान से कहा था कि प्लीज आज रात डिनर मेरे साथ करना, लेकिन सिर्फ तुम और मैं, ये हमारा आखिरी बार होगा। वो इस पर हाँ भी करता है, लेकिन लुइन के इंतजार करने के बाद भी वो नहीं आता और खाना वैसे ही बना रह जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम हान को ऑफिस में देखते हैं, वो पेपर्स जोड़ रहा होता है। इस वक्त उसका असिस्टेंट बोलता है कि आपने लुइन का दिल तोड़ा, इसका क्या? ये सुनकर हान कहता है कि ये बहुत जरूरी था, अगर मैं ये ना करता तो हमेशा मेरे जहन में रहती, मैं ऐसा कभी नहीं चाहता। लेकिन वो ये बिल्कुल नहीं जानता था कि लुइन अब उससे दूर जा चुकी है, बहुत दूर, शायद कभी वापस ना आने के लिए। असिस्टेंट कहता है कि लेकिन शायद आपने इसे बहुत ज्यादा तकलीफ दी। ये सुनकर हान सोच में पड़ जाता है। तभी वहाँ पे सेक्रेटरी आता है और आकर उस लिस्ट को ले जाने लगता है। उस लिस्ट में उन वॉलेंटियर्स के नाम थे जो प्रोजेक्ट में हिस्सा ले रहे हैं। हान जैसे ही उसमें लुइन का नाम देखता है तो हैरान रह जाता है और कहता है कि ये नाम यहाँ कैसे आ गया। असिस्टेंट कहता है कि क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? अगर आपने सिग्नेचर्स नहीं किए तो ये नाम यहाँ कैसे आ सकता है? और जैसे ही असिस्टेंट वो लिस्ट उठाने लगता है तो उस पर कॉफी गिर जाती है। तभी हान कहता है कि जल्दी से दूसरी लिस्ट लेकर आओ। सेक्रेटरी जैसे ही बाहर जाता है तो शू उसे पैसों का लालच देकर कहती है कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी, लुइन का नाम दरमियान से हटा दो। हान को नहीं पता चलना चाहिए कि वो भी स्पेस प्रोजेक्ट में जाने वाली है। सेक्रेटरी बिल्कुल वैसा ही करता है और हान को ले जाकर लिस्ट दे देता है, जिसे पढ़ते हुए हान कहता है कि मैं भी यही सोचूं कि ऐसा कैसे हो सकता है जब मैंने साइंस किए ही नहीं। सबके जाने के बाद वो लुइन को कॉल करता है, लेकिन वो उसकी कॉल अटेंड ही नहीं करती। तो वो सोचने लगता है कि वो मुझसे कुछ ज्यादा ही नाराज हो रही है। फिर वो लुइन के कमरे में जाता है और आर्ट विंग से पूछता है कि ये कमरा आज मुझे खाली खाली क्यों लग रहा है, इतनी कम चीजें यहाँ क्यों नजर आ रही हैं? जिस पर आर्ट विंग कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। लुइन को थप्पड़ मार के कम से कम तुम्हें उससे वजह पूछनी चाहिए थी। मैं जानती हूँ वो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती, बचपन से मैंने उसे पाला। हान वहाँ से वापस आता है और अपने स्टडी रूम में बैठ के सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, जिससे इसे पता चलता है कि लुइन ने कुछ भी गलत नहीं किया था। तो वो सोचता है कि मैंने वाकई बहुत बड़ी गलती कर दी। लुइन के उदास चेहरे को याद करते हुए वो जैसे ही कॉल डायल करता है तो वो फिर से उसकी कॉल नहीं उठाती। इतने में इसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती है। तो वो कहता है कि लुइन तुम आ गई हो, लेकिन सामने शू खड़ी हुई थी एक नाइटी पहन के। वो हान के करीब आते हुए कहती है कि हमारी बहुत जल्द शादी होने वाली है। हान उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जिस पर वो कहती है कि मैं इसे समझा सकती हूँ और फिर एक नया बहाना बनाते हुए कहती है कि मैं बस चाहती थी कि तुम इसके दिल से निकल जाओ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम इसे थप्पड़ मारोगे। हान इसकी बात सुनते हुए अपना गुस्सा काबू में रखता है और फिर इसे कहता है कि लुइन मेरी फैमिली है, इसे दोबारा नुकसान पहुंचाने का सोचना भी नहीं। नेक्स्ट सीन में हम लुइन को इसकी पूरी टीम के साथ देखते हैं, जिसकी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी और इन्हें अपने अपने फोन जमा करने का कहा जाता है। फोन जमा करवाने के लिए वो एक बार हान की पिक्चर देखती है और तब उसे पता चलता है कि हान इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है। ये सुन के वो और भी ज्यादा हैरान रह जाती है और सोचती है कि उसे सब कुछ पता था। इसके बावजूद जानबूझ के इसने सिग्नेचर किए, वो जानबूझ करके ये सब कुछ कर रहा था ताकि
मुझे पता ना चले और मैं इसमें शामिल हो जाऊं और फिर जाके मर जाऊं। इतने में हान की वीडियो कॉल पर आ जाता है और इन सब से बात करता है। तब उसे लगता है कि जैसे इसने लुइन को देख लिया हो, लेकिन यूनन लुई से बात करने लगता है और लू के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से हान उसे सही तरह से देख नहीं पाता और कहता है कि शायद मैं इसे बहुत ज्यादा याद कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे हेलुसिनेशंस हो रही हैं। और थोड़ी ही देर में सबसे बात करते हुए मीटिंग खत्म कर देता है, ये कहते हुए कि जिसको ये जगह छोड़कर जाना है वो अभी जा सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि तुम लोग जिंदा वापस आ जाओ। ये बात सुनते ही लू सोचती है कि वो जानता है हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा, फिर भी वो मुझे वहाँ भेज रहा है, इसे मेरी कोई परवाह नहीं। इसके बाद वो अपने ऑफिस से निकल के हान लुइन से मिलने के लिए इसके स्कूल जाता है और वहाँ काफी देर इंतजार करने के बाद लुइन बाहर नहीं आती, तो वो अंदर जाके इसके बारे में पूछता है, तो उसे पता चलता है कि लुइन के नाम की कोई टीचर यहाँ मौजूद ही नहीं। वो परेशान होकर घर आता है और तभी आंट विंग उसे बताती है कि मिस जा चुकी है। मैंने उसके कमरे की सफाई की तो मुझे पता चला कि उसके सारा सामान गायब है। ये सुनकर हान फौरन इसके कमरे में गया और उनकी चीजें चेक करने लगा। तभी कैलेंडर पे इनके सारे निशान दिखे, जिसके बाद इसने लुइन का लेटर पढ़ा और हैरान रह गया। लेटर में लिखा था कि शायद मैंने आपके लिए बहुत ज्यादा मसले पैदा कर दिए, इसलिए मैं जा रही हूँ और मेरे पास पिछले साल की सारी बचत है। आपने मुझ पर जितने पैसे खर्च किए ये उतने तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी ये मैं आपको वापस करना चाहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे जाने के बाद आप और शू खुश रहोगे। हान कुछ देर सोचता है और फिर बोलता है कि तुम इस जिंदगी में ऐसे नहीं जा सकती हो, तुम जहाँ भी हो मैं तुम्हें ढूंढ लाऊंगा। वो बाहर निकलते हुए अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है कि पता लगाओ कि वो आखिर कहाँ है। हान लुइन के घर जाते हुए पूछते है कि ये तो लुइन का घर था, आप यहाँ क्या कर रही हैं, क्योंकि वहाँ कोई और लेडी मौजूद थी। इस पर वो लेडी बताती है कि मैं नए लैंडलॉर्ड हूँ, पिछले लैंडलॉर्ड ने मुझे ये घर बेच दिया। हर जगह लुइन की तलाश शुरू हो जाती है। जब थक हार के हान वापस घर आता है तो देखता है कि लुइन के रूम के सारा सामान तमाम नौकर उठा रहे हैं। हान पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तब आंट विंग बताती है कि शू ये कमरा खाली करने का कह रही है। शू कहती है कि मैं ऐसे स्टडी रूम बनाना चाहती हूँ, आखिरकार ये अब मेरा घर है। हान गुस्से में कहता है कि लुइन गायब है और तुम्हें इस सब की फिक्र है। शू जवाब देती है कि तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो, वो छोटी बच्ची है, अपनी मर्जी से गई है, अगर वो वापस नहीं आना चाहती तो हम क्या कर सकते हैं। जिस पर हान कहता है कि जब तक लून नहीं मिलती हम अपनी शादी की तकरीब नहीं करेंगे। तो ये बात सुन के शू बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मैं सबको इनविटेशन भेज चुकी हूँ, तुम मेरा मजाक बनाना चाहते हो। जिस पर हान कहता है कि जो मैंने कहा वो कह दिया और जब तक लुइन वापस नहीं आती कोई भी इस कमरे की चीज यहाँ से वहाँ उठाकर नहीं रखेगा। ये कह के हान वहाँ से चला जाता है और शू अपने गुस्से पे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। हान स्टडी रूम में जाता है। जब उसे असिस्टेंट की कॉल आती है वो कहता है कि कोई अच्छी खबर है क्या। असिस्टेंट कहता है कि अभी तक नहीं, हम बहुत कोशिश कर चुके हैं। नेक्स्ट डे जब वो अपने ऑफिस में मौजूद होता है तब उसका असिस्टेंट आके उसे बताता है कि मशीन्स में इंजीनियरिंग की कोई प्रॉब्लम आ गई। हान साइंटिस्ट के पास जाता है और गुस्से में उससे कहता है कि किसी भी वॉलंटियर की जान नहीं जानी चाहिए, तुम लोगों की गलतियों की वजह से। इसी वक्त असिस्टेंट वॉलंटियर्स का डेटा लेकर हान के पास आता है और हान डेटा चेक करने वाला होता है कि असिस्टेंट कुछ और कहने लगता है। हान रुककर कहता है कि इस डेटा को चेक करो और जो भी गलतियां तुम लोगों ने की हैं इन्हें जितनी जल्दी हो सके ठीक कर दो तो बेहतर होगा। ये कहते हुए हान वहां से चला जाता है और फिर स्कूल के सीसीटीवी कैमरों को चेक करता है, जिससे उसे ये बात पता चल गई थी कि लुइन वहां मौजूद थी और अपना सूटकेस पैक करके वहां से चली गई थी। अब प्रिंसिपल बोलता है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो स्पेस प्रोजेक्ट में हिस्सा ले चुकी हो। तो हान कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके लिए मेरे सिग्नेचर्स चाहिए थे और जब तक मैं साइन नहीं करता वो नहीं जा सकती थी। इतने में यून वहाँ आ जाता है, जिसे रोकते हुए हान बोलता है कि रुको मैं तुम्हें जानता हूँ। वो फ्लैशबैक याद करता है जब यून ने एक दफा लुइन को प्रपोज किया था और हान जैसे लुइन को प्रपोज करते देखता है तो वो अपना गुस्सा काबू में नहीं रख पाता और आगे बढ़कर यून को थप्पड़ मार देता है। अब हान यून से पूछता है कि क्या तुम लुइन को जानते हो, वो कहाँ पर है। तो यून सोचने लगता है कि शायद लुइन इसे ये बात नहीं बताना चाहती, इसीलिए इसे इस बारे में मालूम नहीं। और हान कहता है कि आप इसके अंकल है ना और आप इसके गार्डियन भी हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो इस वक्त कहाँ है, मुझे ये कैसे पता होगा। इसके बाद यून हान से बोलता है कि से कहता है कि आप ये भी नहीं जानते वो कहाँ है और जब आपने सबके सामने
इंसल्ट करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा तो फिर अब आप उसे क्यों ढूंढ रहे हो? उसे अपनी जिंदगी जीने दो जैसे वो चाहती है। इतना कह के वहाँ से चला जाता है और फिर वो लुइन के पास आता है और उससे कहता है कि क्या तुम अभी भी उदास हो? जिस पर लुइन कहती है कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि सब बातें भूल जाऊं। तो इस पर वो कहता है कि तुम्हारे अंकल तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं, क्या तुम इनको बताकर नहीं आई? क्या वो सिग्नेचर वो इनके नहीं थे? जिस पर लुइन कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो इनके सिग्नेचर ना हो, वो उन्हीं के सिग्नेचर थे। और सिग्नेचर करने के बाद उन्हें कैसे पता नहीं चला कि मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ? शायद उन्हें मेरे होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता और ये सब बस ड्रामा कर रहे हैं और अब मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। रात को हान आसमान की तरफ देखते हुए अपने फादर की बात याद करता है, जब इसके फादर ने कहा था कि हमारी टेक्नोलॉजी की परेशानी की वजह से 2 लोगों की जान गई, लेकिन इनकी बेटी अभी भी जिंदा है और अपने घर में है। ये ध्यान रखना कि अब वो यतीम ना हो। पर हान ये गलती कर बैठा है। उसके फादर ने उसे कहा था कि अब तुम्हें उसे संभालना है, जाओ और उसे लेकर अपने घर आओ। तो हान बिल्कुल वैसा ही करता है और लुइन को लेके अपने घर आ जाता है। फिर वो आसमान की तरफ देखते हुए तारे को देखकर सोचता है कि डैड मुझे माफ कर दें, मैं आपसे किया हुआ वादा पूरा नहीं कर सका, मैं लुइन की हिफाजत नहीं कर पाया, लेकिन मैं इसे हर हाल में वापस लेकर आऊंगा। तो वहीं दूसरी तरफ तमाम ट्रेनिंग्स खत्म होने के बाद लुइन और यूनन को चुना जाता है स्पेस जाने के लिए और इसके लिए एक बहुत बड़ा इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, जहाँ ये सबसे पहले तकरीर करते हैं और एतराफ करते हैं कि मैंने अपनी बहुत प्यारी इंसान को नाराज कर दिया और मैं अब उससे माफी मांगना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वो वापस आ जाए। और सबको यही लगता है कि ये सब कुछ वो शो के लिए बोल रहा है और लुइन को भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। तभी लुइन और यूनियन को स्टेज पर बुलाया जाता है और जैसे ही हान को ये बात पता चलती है कि लुइन इस प्रोजेक्ट में है तो वो झट शॉक्ड में आ जाता है और लुइन से कहता है कि तुम इस प्रोजेक्ट में नहीं जाओगे, मैं तुम्हारे इस ख्वाब को पूरा कर रहा हूँ, तुम इस ख्वाब को पूरा कर रहा हूँ, तुम देखोगी ये सब होता हुआ, लेकिन तुम स्पेस में नहीं जाओगी। और असिस्टेंट से कहता है कि इस प्रोजेक्ट को डिले कर दो। तब लुइन कहती है कि इतने सारे लोगों में से मुझे चुना गया, इसलिए मैं ये प्रोजेक्ट पूरा करना चाहती हूँ। कह के यूनियन के साथ वो वहाँ से चली जाती है। हान ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो वहीं उसी वक्त बेहोश हो जाता है। फिर उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो असिस्टेंट से पूछता है कि क्या तुम्हें पता चला कि ये सब कैसे हुआ? तो असिस्टेंट बताता है कि हाँ, मुझे पता चला कि सेक्रेटरी को शो ने पैसे दिए थे सब कुछ करने के और पैसे लेकर ही उसने लुइन का नाम बदल दिया था। इतने में शू वहाँ खाना लेकर आ जाती है और असिस्टेंट को बाहर जाने को कहती है। हान शू से कहता है कि मुझे एंगेजमेंट खत्म करनी है, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। शू बोलती है कि मगर क्यों? अब तो लुइन भी हमारी जिंदगी से निकल गई है, फिर तुम्हें क्या मसला है? जिस पर हान उससे कहता है कि मैंने कहा था ना कि मैं ये नहीं कर सकता। तो शू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि सब कुछ पता चल गया, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं, तुमने खुद गलती की उस पर भरोसा ना करके, जबकि तुम इसे चाहते हो। तो अब इतने उदास क्यों हो रहे हो? ये ड्रामा बंद करो, जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है तुम इसी के लायक हो। ये कह के शू वहाँ से चली जाती है और हान लू की सारी बातें याद करने लगता है कि जब लू को मैथ समझ नहीं आ तो वही उसे समझाया करता था और लू छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाती थी और अपनी इन खुशियों को एंजॉय किया करती थी। अब रूम में आते हुए वो लुइन के सारे खिलौनों को देखकर रोने लगता है और उसे लुइन की याद आती है। रात को वो लुइन की सारे वीडियोस देखता है जो इसने इसके लिए बनाई थी और पीते पीते रोने लगता है क्योंकि इसने वो सब कुछ खो दिया जो इसे बहुत आसानी से मिल सकता था। कुछ ही देर बाद इसका असिस्टेंट आता है और कहता है कि सर आपने बहुत ड्रिंक कर ली, बस करें, आप क्या कर रहे हैं? आपको पता ही नहीं कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए कितना अहम है और आप हर चीज से पीछे हट रहे हैं। तब हान एक मीटिंग में जाता है जहाँ इसके तमाम पार्टनर्स कहते हैं कि हमने इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया और तुमने प्रोजेक्ट का मजाक बना दिया। हम एक बात बताते हैं, अगर इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा तो फिर सारे प्रोजेक्ट्स रुक जाएंगे और तुम लोग सड़क पर आ जाओगे। हान कहता है कि मुझे सबसे फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और वो सब गुस्से से वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद असिस्टेंट हान से पूछता है कि अब आप क्या करेंगे? जिस पर हान कहता है कि मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर जा रहा हूँ और वहीं सारा वक्त साइंटिस्ट के साथ गुजारूंगा, तुम लोग यहाँ रुको और अगर कोई मसला हो तो मुझे आकर बता देना। ये कह के हान इस जगह चला जाता है जहाँ इस प्रोजेक्ट की सारी निगरानी हो रही थी। पूरे प्रोजेक्ट को देखते हुए हान सोचता है कि मुझे पता है ये बिल्कुल नामुमकिन है और अगर तुम एक बहुत बड़े
खतरे में पड़ चुकी हो लुइन, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि जहाँ तक मुमकिन होगा मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूंगा और तुम्हें जिंदा वापस लाने की भी कोशिश करूंगा। कुछ ही देर में वो लुइन से कांटेक्ट करते हैं और लुइन वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें देने लगती है कि जगह कैसी दिखाई देती है और वहाँ क्या कुछ हो रहा है, लेकिन अचानक वो खामोश हो जाती है और यूनन बात करने लगता है। अब यूनन की आवाज सुनकर हान बात करते हुए कहता है कि तुम लोग ठीक हो ना। यूनन बताता है कि हम दोनों ठीक हैं और क्या आप लुइन से बात करना चाहेंगे। हान कहता है कि लुइन, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बात सुन रही हो, लेकिन एक बात बता दूं, मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम वहाँ पर जाओ और मुझे तो पता भी नहीं था, लेकिन अचानक सिग्नल गायब हो जाते हैं। ये देख के सारे साइंटिस्ट काफी ज्यादा परेशान हो गए थे और हान को बताते हैं कि सिग्नल गायब हो गए। ये सुन के वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि ये कैसे हुआ, इमरजेंसी की सूरत हाल बन जाती है। हान झटके में कुर्सी पर बैठ जाता है और अपना हाथ को जोर से मेज पे मारता है, जिससे इसके हाथ पे खून आना शुरू हो गया था। कुछ देर के बाद फिर हम हान को मीटिंग रूम में देखते हैं जहाँ इसके तमाम इन्वेस्टर्स बैठे हुए थे। वो सब कहते हैं कि हमने इस प्रोजेक्ट में इतना पैसा लगाया था, लेकिन ये प्रोजेक्ट भी नाकाम हो गया। हान कहता है कि अब मैं सब कुछ बस खत्म करना चाहता हूँ, अब मैं कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। और वो तमाम इन्वेस्टर्स को जाने के बाद असिस्टेंट से कहता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूँ, यहाँ तक कि ऐशो इशरत भी। असिस्टेंट हान को रोकने की कोशिश करता है तो हान कहता है कि फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए मैंने पेंशन पहले ही संभाल के रखी है जो तुम्हें हर महीने मिल जाएगी, तुम्हें तुम्हारी मेहनत का सिला जरूर मिलेगा। तो असिस्टेंट उससे पूछता है कि आप अभी भी लुइन को ढूंढना चाहते हैं। तो हान कहता है कि हाँ, सबने हार मान ली है, मगर मैं नहीं मानूंगा। मैं ये कबूल ही नहीं कर सकता कि लुइन इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। नेक्स्ट सीन में हम हान को इसके घर पर देखते हैं जहाँ वो अपने विला की हर चीज का ख्याल रख रहा था, लेकिन फिर उसने वो सारी चीजें बेच दी और फिर अपना विला भी। जिसके बाद वो कंस्ट्रक्शन साइट पे आ जाता है और अपने लोगों में जमा किए हुए पैसे देते हुए कहता है कि मैं प्रोजेक्ट बिल्कुल भी बंद नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तब प्रोफेसर अपना कार्ड निकाल के उसे देता है और कहता है कि मैं भी अपनी तमाम इन्वेस्टमेंट दे दूंगा। और असिस्टेंट भी अपना कार्ड निकालता है। प्रोफेसर कहते हैं कि मेरी गलती थी, मैंने साइन करवाने के बाद आपसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे लगा था कि लुइन ने साइन करवा लिए हैं। ये प्रोजेक्ट सालों साल चला। जिसके बाद हम हान को देखते हैं जो अभी कुछ रिसर्च कर रहा था। तभी प्रोफेसर इसके पास आते हैं और कहते हैं कि बस करो अब काम, चलो थोड़ी देर ड्रिंक कर लेते हैं, हमेशा काम करना ठीक नहीं होता सेहत के लिए भी। लेकिन हान तो शक्ल से ही बहुत ज्यादा बीमार लग रहा था। अब दोनों ही बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं जब प्रोफेसर कहता है कि हमें इस प्रोजेक्ट को 20 साल हो गए काम करते हुए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हम हार गए। कुछ ही देर में प्रोफेसर वहाँ से उठकर चले जाते हैं और कहते हैं कि अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं कि मैं मजीद इंतजार कर सकूं, मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। लेकिन इनके जाने के बाद हान कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा लुइन। और कुछ ही देर बाद इसके रूम में कुछ लाइट्स जलती हुई नजर आती हैं। वो मशीन के करीब आता है और कुछ वक्त बाद मीडिया ये ऐलान करता है कि 20 साल पहले जो प्रोजेक्ट नाकाम हो चुका था, इसकी स्पेसक्राफ्ट वापस जमीन पर आ गई है। जैसे ही लू इस क्राफ्ट के बाहर निकलती है, हान को देखकर जान में जान आ जाती है, जैसे इसे सुकून मिल गया हो। लू इनके पीछे यूनन भी बाहर आता है और मीडिया इनसे बातें करने लगती है कि 20 साल गुजर गए, आपसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, सब कांटेक्ट खत्म थे। वो कांटेक्ट मार्स से कैसे खत्म हो गया, 20 साल आप वहाँ कैसे गुजारे और जिंदा कैसे वापस आए। तो ही लू को कुछ भी समझ नहीं आता। 20 साल सुन के वो तो हैरान रह गई थी। तब यूनन कहता है कि हमें तंग ना किया जाए और लुइन को लेके वहाँ से आगे बढ़ जाता है। लेकिन सारी मीडिया एक ही बात पूछ रही थी कि 20 साल गुजरने के बावजूद ये दोनों इतने जवान कैसे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हम असिस्टेंट को देखते हैं जो हान के पास जाते हुए कह रहा था कि आखिरकार लुइन वापस आ चुकी है अर्थ पर, आपका यकीन रंग ले आया, आपको पता था कि वो जिंदा है, आपने कभी नहीं माना कि वो मर चुकी है और देखो वो जिंदा सलामत वापस आ गई, क्या आप इससे मिलने के लिए नहीं जाएंगे। जिस पर हान कहता है कि इतने सालों बाद वो वापस आई और बिल्कुल पहले जैसी है, अगर वो मुझे ऐसे दिखेगी तो इसे कैसा लगेगा। मुझे लगता है कि मुझे इसके सामने नहीं जाना चाहिए और ना ही अब इस हालत में वो मुझे
कबूल करेगी। असिस्टेंट उसे समझाता है कि तुम इसका 20 साल से इंतजार कर रहे हो और अब तुम कह रहे हो कि तुम इससे मिलने के लिए नहीं जाओगे, ये सब क्या बात है। हान कहता है कि आप मेरी फिक्र ना करें और मेरे पास अब जो भी पैसे हैं वो स्पेस एजेंसी को दे दो। लेकिन अचानक हान के मुंह से खून आने लगता है और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो असिस्टेंट कहता है कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। तब हान कहता है कि नहीं, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, तुम डॉक्टर की पूरी टीम को लेकर लुइन के पास जाओ और उसका चेकअप कराओ। वो इतने वक्त स्पेस में रही, मुझे लगता है कि उसे कोई ना कोई मसला जरूर होगा, मुझे इसकी हेल्थ की बहुत फिक्र हो रही है। असिस्टेंट हान के लिए बहुत ज्यादा परेशान था, लेकिन इसके पास हान की बात मानने के सिवा कोई और चारा भी नहीं होता और इसकी बात मानकर वो असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। इसके जाने के बाद हान को फिर से खांसी आना शुरू हो जाती है और उसके मुंह से बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा था। वो कुर्सी पर बैठ जाता है। अब बहुत देर तक हान वहीं बैठा है, इंतजार करता रहता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम प्रोफेसर को देखते हैं जिसके पास लुइन जाते हुए, ये वो सारी पढ़ाई है जो मैंने वहाँ जाके कलेक्ट की है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है। जिस पर प्रोफेसर उससे कहते हैं कि तुम्हारे अंकल ने 20 साल तुम्हारा इंतजार किया, क्या तुम इनसे मिलने के लिए नहीं चाहोगी। ये बात सुन के लुइन कहती है कि मुझे लगता है वो मुझसे मिलना नहीं चाहते, इन्होंने मुझसे मिलने से मना कर दिया। तो प्रोफेसर कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम दोनों के दरमियान क्या हुआ, लेकिन ये बात याद रखना कि उसे मालूम नहीं था कि तुम जा रही हो स्पेस में, वरना वो कभी ऐसा नहीं होने देता। और इसे ये भी पता है कि तुम इसे कभी माफ नहीं करोगी, तुम भूलना मत उसे माफ करना और प्लीज मेरी बात मान के एक बार उससे जाकर मिल लो। अब लुइन कहती है कि ठीक है, मुझे बताएं कि वो कहाँ है। तो प्रोफेसर कहते हैं कि मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा और वो लुइन को लेके उसी जगह पर जाते हैं जहाँ हान रहता है। अपने विलास को बेच के उसने अपनी सारी चीजें वहीं पे जमा कर ली थी और इस रूम को बिल्कुल इसी तरह सजाया था जैसे लुइन का कमरा हो। प्रोफेसर बताने लगते हैं कि यहाँ पे कई बार आकर वो बैठ जाता है और तुम्हें याद करता था, तुम्हारी गुड़ियाओं को देखता था और गुड़िया उठाते हुए लुइन चेक करने लगती है जिसमें से उसे कुछ लेटर्स भी मिलते हैं और इन पर लिखा होता है कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी तुम्हें ठुकराना, मैंने तुम्हें स्पेस में भेज दिया अपने ही हाथों से, मुझे समझ ही नहीं आया कि मैंने क्या कर दिया, अब मैं इतना ज्यादा अफसोस कर रहा हूँ कि तुम्हें बता भी नहीं सकता। और लुइन वो सब पढ़ते हुए और अपने खिलौनों को देखते हुए बच्चों की तरह रोने लगती है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और अब हम असिस्टेंट को देखते हैं जो हान के पास जाते हुए कहता है कि कल लुइन के लिए बहुत अहम दिन है, क्या आप कॉन्फ्रेंस में जाना पसंद करेंगे, मुझे आपकी हेल्थ की बहुत फिक्र हो रही है। इस पे हान कहता है कि लुइन का इतना इम्पोर्टेंट दिन है, मैं क्यों नहीं जाऊंगा, मैं जरूर वहाँ पर जाऊंगा, लेकिन लुइन को नहीं पता चलेगा कि मैं वहाँ पर हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग सब कॉन्फ्रेंस में मौजूद होते हैं और सारी मीडिया लुइन से बात करने लगती है कि यहाँ हान ने अपनी सारी जमा पूंजी, अपने सारे एसेट्स बेच दिए ताकि वो इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रख सके। तो क्या आपका उनका कोई ताल्लुक है, क्या तुम बता सकती हो। तो ये सब सुन के वो चुप हो जाती है और कुछ नहीं कहती। तब यूनन कहता है कि प्लीज आप लोग स्पेस के बारे में क्वेश्चन करें, हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं। लुइन आगे बढ़ते हुए कहती है कि हाँ, अगर तुम यहाँ हो तो मेरे सवालों के जवाब दो, क्योंकि मेरे पास भी तुमसे पूछने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तुमने मुझे खुद से दूर किया, क्या इसलिए कि मैं तुमसे इतनी ज्यादा मोहब्बत नहीं कर सकती थी जितना तुम चाहते थे, या इसलिए कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी और तुम चाहते थे कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स खत्म हो। अब उसे किसी का कोई जवाब नहीं मिलता। इतने में एक पर्सन की नजर हान पर पड़ती है और वो चीखते हुए कहता है कि देखो हान वहाँ पर है। सारी मीडिया इसके पीछे दौड़ने लगती है, लेकिन असल बात ये थी कि वो हान नहीं बल्कि हान का असिस्टेंट था जो कि हान के ड्रेस में था। मीडिया के वहाँ से जाने के बाद हान उठ के अपने घर की तरफ चल पड़ता है, क्योंकि अब वो लू का सामना नहीं करना चाहता था। वो कॉरिडोर में चल रहा होता है कि इससे पीछे से लुइन की आवाज आती है। वो कहती है कि मैंने वो सारी गुड़ियाओं और वो सारे लेटर्स देख लिए जो आपने मेरे लिए लिखे थे, और रोते हुए आगे बढ़ने लगती है कि तभी वो कहता है कि रोना बंद करो। इसकी बात सुनते हुए लुइन वहीं पर रुककर बोलती है, अंकल क्या आप एक बार मुझे इन सब क्वेश्चंस के जवाब दे सकते हैं जो मैंने सबके सामने आपसे पूछा था। जिस पर हान कहता है कि मैंने ये प्रोजेक्ट इसलिए कंटिन्यू रखा क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा था। और लुइन रोते हुए कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हैं, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। तो हान चीखते हुए कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। लुइन के कानों में ये आवाज
गूंजने लगती है। हान कहता है कि दोबारा मुझे तंग मत करना। ये कह के हान आगे बढ़ जाता है और लुइन वहीं जमीन पे बैठकर रोने लगती है। हान जैसे ही अपने रूम में पहुंचता है, इसके मुंह में से दोबारा से ब्लड आना शुरू हो जाता है। अब हान अच्छी तरह जानता था कि इसकी हेल्थ कैसी है और शायद बहुत जल्द वो मर जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लू को एक कैफे में देखते हैं। जब शू उससे मिलने आती है तो वो शू को देखकर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर शू कहती है कि मैंने तुम्हें टीवी पर देखा था, तुम बिल्कुल पहले जैसी ही हो। लू कहती है कि तुमने अंकल से शादी क्यों नहीं की। इस पर शू बोलती है क्या तुम अभी भी बहाने बना रही हो, जिस पर लू कहती है कि मुझे वाकई में नहीं पता, मुझे सब कुछ बताओ। तो शू उसे सारा सच बताने लगती है कि तुम्हें जेलिस करवाने के लिए तुम्हारे अंकल मुझे उस घर में लेकर आए ताकि तुम अपने दिल की सारी फीलिंग्स निकाल दो उनके लिए। शुरू में तो मैं भी बस एक्टिंग कर रही थी, लेकिन फिर अचानक वो मुझे अच्छे लगने लगे और फिर मुझे उनसे प्यार हो गया। मैंने बहुत कोशिश की कि वो मुझसे शादी कर ले और वो मुझे पसंद करने लगे, लेकिन आखिर में इसने सिर्फ तुम्हें चुना। 20 साल इसने तुम्हारा इंतजार किया और मैं भी 20 साल इसका इंतजार करती रही। फिर एक याद उसे आती है और वो कहती है कि इसने अपना सारा पैसा, सारे एसेट्स लगा दिए तुम्हें ढूंढने के लिए ताकि तुम जिंदा सलामत जमीन पर वापस आ सको। लुइन तुम्हें तो आउटर स्पेस में ही मर जाना चाहिए था, आखिर क्यों वापस आई यहाँ। लुइन खड़े होते हैं, वो बोलती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तब शू कहती है कि आज मेरी फ्लाइट है, मैं हमेशा के लिए सिंगापुर जा रही हूँ और कभी वापस नहीं आऊंगी। ये सुनकर लुइन कहती है कि तुम तो हान का इंतजार करना चाहती हो ना। तो शू कहती है हाँ मैं इंतजार करती अगर तुम वापस ना आती, लेकिन अब तुम वापस आ चुकी हो, अब मेरे इंतजार का कोई फायदा नहीं, इसलिए मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। फिर वो ब्रेसलेट निकाल के उसे थमाते हुए कहती है कि ये सिर्फ तुम्हारा है और तुम्हारा इस पर हक है, इसीलिए इसे रख लो। लुइन जब वो ब्रेसलेट देखती है तब शू बताने लगती है कि हान ने ये मुझे दिया था ताकि तुम्हें जेलस फील करवाए और तुम्हारे दिल से इसकी सारी फीलिंग्स एक साथ खत्म हो जाए। मुझे तो आज तक समझ ही नहीं आई इसकी जिंदगी इतनी अजीब क्यों है। वो वाकई तुम्हें पसंद करता है, लेकिन कभी क्यों नहीं बोला उसने। शायद वह तुम्हारे फ्यूचर और करियर को उन्हें देना चाहता था या जो भी वजह थी। तुम्हारे जाने के बाद मैंने इसकी बहुत टूटी फूटी हालत देखी है। इसके अंदर जो खौफ था तुम्हें खोने का वो पूरा हो चुका था। इसके बाद मैंने देखा कि वो कितना टूटा हुआ और बिखरा हुआ इंसान था। फिर उठकर वो वहाँ से जाने ही वाली होती है जब रुककर अपनी तरफ मुड़ते हुए कहती है कि हाँ जल्दी ही मरने वाला है, इसके पास ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि इसे लंग कैंसर है। मैं तुम्हें ये बात नहीं बताना चाहती थी, लेकिन मुझे लगा शायद तुम्हें बता दूं तो तुम्हारा भी कुछ फायदा हो जाए। जाओ और जाकर इससे मिल लो। ये बात सुनते ही लू अपनी गाड़ी निकालती है और हान से मिलने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में वो शू की सारी बातें याद करती है कि हान मरने वाला है, उससे जाकर मिल लो। थोड़ी देर में वो शू के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है जो कि एक हॉस्पिटल था। वहाँ रिसेप्शन पे जाकर वो कहती है कि मुझे हान से मिलना है, जिस पर नर्स पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। तो वो जवाब देती है कि मैं उसकी मोहब्बत हूँ। नर्स डॉक्टर जेन को कॉल करके बताती है कि एक लड़की आई है हान से मिलने के लिए और कह रही है कि वो उसकी लवर है। डॉक्टर जेन उसे बुलाने का कहता है। नर्स उसे अंदर ले जाती है, डॉक्टर जेन के रूम के पास छोड़ देती है। फिर वो डॉक्टर जेन को देखती है, वो रोने लगती है और कहती है कि प्लीज मुझे बताएं हान कहाँ है। डॉक्टर जेन कहते हैं कि तुम ज्यादा रो मत, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, पर प्लीज गौर से सुनना। हमने इसकी बीमारी पहले ही डिटेक्ट कर ली थी, लेकिन वो इलाज के लिए नहीं आया क्योंकि इसे तुम्हें ढूंढना था और वो वक्त जाया करता रहा। कुछ दिन पहले वो मेरे पास इलाज के लिए आया था। मैंने इस पर बहुत गुस्सा किया और कहा कि अब तुम मेरे पास क्या लेने के लिए आए हो। तो हान ने, तुम जानती हो कि क्या कहा। हान ने कहा कि जब तक तुम वापस नहीं आती वो मर नहीं सकता, इसे इलाज करवाना है ताकि जब तुम वापस आओ तो वो जिंदा रहे, जिंदा सलामत वो तुम्हें अपनी आंखों से देख सके। इसे सिर्फ दवाइयों से ठीक किया जा सकता है और इसकी हालत को ऐसे ही रखा जा सकता है। इसकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक है, लेकिन फिर भी अगर वो इलाज करवाने आ जाए तो मैं एक बार फिर कोशिश कर सकता हूँ। और रिपोर्ट्स पढ़ते हुए आंसू बहाते हुए कहने लगती है कि मैं इसे जरूर लेकर आऊंगी, हर सूरत लेकर आऊंगी इसे। वो सबसे पहले हान के घर जाती है, लेकिन इससे पता चलता है कि वो घर तो कब का बेच चुका है और वहाँ कोई और रहता है। फिर वो असिस्टेंट से मिलने के लिए जाती है, तो असिस्टेंट उसे देखकर भी दरवाजा बंद करने ही वाला होता है जब वो कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो, मुझे बताओ कि हान कहाँ पर है। तो असिस्टेंट कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता और अगर पता भी होता तो मैं कभी तुम्हें नहीं बताता। ये सुनकर लुइन कहती है कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं यहाँ ही बैठी रहूंगी और तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझे हान के बारे में ना बता दो। तो असिस्टेंट कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, हान तुमसे नहीं मिलना चाहता और प्लीज यहाँ से चली जाओ। वो ऐसी जगह चला गया जहाँ का मुझे भी नहीं पता। असिस्टेंट
यूनन की बातें सुनते हुए लुइन वहाँ से उठती है, अपनी गाड़ी में बैठती है और वहाँ से निकल जाती है ताकि वो हान को ढूंढ सके, क्योंकि इसने डिसाइड कर लिया था कि ये आखिरी वक्त वो हान के साथ गुजारेगी। गाड़ी में बैठते हुए वो हान के साथ गुजारे हुए अपने सभी लम्हात याद करती है, जब वो साथ खाना खाते थे, बातें करते थे और एक दफा तो हाइकिंग पर भी गए थे। लुइन वहाँ बहुत ज्यादा थक गई थी और हान से कहती है कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं, जिस पर हान कहता है कि तुम हमेशा से स्टार्स देखना चाहती थी ना, वो जो पहाड़ी है ना, वहाँ से बहुत सारे स्टार्स करीब से नजर आते हैं। ये सुनकर लुइन बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और कहती है कि तो फिर जल्दी चलें, रात को इस पहाड़ी की चोटी पर बैठ के वो दोनों सितारे भी देखते हैं। और तब लुइन कहती है कि मेरे पेरेंट्स भी इन्हीं स्टार्स में बदल गए। प्रेजेंट में वो एक जगह पर अपनी गाड़ी रोकती है और सामने गाड़ी से उतरते हुए वो दादा शाह को देखती है। दादा शाह भी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। तो लुइन कहती है कि क्या आपने मुझे पहचान लिया, जिस पे दादा शाह उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें भूल सकता हूँ, तुम्हारे अंकल से भी मैं तुम्हारे बारे में पूछता रहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम एस्ट्रोनॉट बन गई हो और काफी ज्यादा मसरूफ हो गई हो, इसीलिए तुम यहाँ आ नहीं पाई। अब लुइन कहती है कि क्या वो यहाँ पर है, तो दादा शाह बताते हैं कि वो एक्चुअली माउंटेन की चोटी पर है। ये बात सुनते हुए लू कहती है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। अब लू इस माउंटेन की चोटी पर जाती है और वहाँ पे सारे एक घर के बाहर खड़ी होती है जहाँ यूनन और लुइन की तस्वीरें थी। फिर दरवाजे पर नॉक करती है और कहती है कि प्लीज दरवाजा खोले, मैं जानती हूँ कि आप यहाँ पर हैं और आप बीमार भी हैं। इस पर हान कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता और ना तुम्हें देखना चाहता हूँ। आखिरकार थक हार कर लुइन वहाँ दरवाजे के पास ही बैठ जाती है और रोते हुए कहती है कि आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, अब बस कर दें और सच बता दें कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। अब और कितना छुपाएंगे, मुझे सारा सच पता चल चुका है। तो हान भी दरवाजे की दूसरी तरफ जमीन पे बैठ जाता है, मगर दरवाजा नहीं खोलता। अब लुइन रोते हुए सारे लेटर्स पढ़ने लगती है जो वापस आने के बाद उसने पढ़े थे और वो सब हान ने लिखे थे। हान को पता चल जाता है कि लुइन सारे लेटर्स पढ़ चुकी है और लेटर्स में हान ने बार बार लुइन को वापस आने का कहा था। वो दिन गिन रहा होता है कि लुइन को गायब हुए कितने दिन हो गए। हान के हाथ में लुइन की पिक्चर्स होती हैं। अब लुइन की सारी बातें सुनते हुए वो उठता है और दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर लुइन फौरन से खड़ी हो जाती है और हान की तरफ देखते हुए बहुत इमोशनल होकर उसे हग कर लेती है और फिर बच्चों की तरह रो पड़ती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लुइन और यूनन दोनों बहुत ज्यादा परेशान हैं और दोनों ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि डॉक्टर कब बाहर आएंगे और बताएंगे कि ऑपरेशन कामयाब हुआ या नहीं। अब काफी देर के बाद डॉक्टर बाहर आता है तो वो दोनों जल्दी से खड़े हो जाते हैं। तब डॉक्टर कहता है कि फिक्र मत करो, वो भी ठीक है। ये सुनकर लुइन कहती है कि इनके पास कितना वक्त है, तो डॉक्टर बताता है कि सिर्फ 3 मंथ्स। ये सुनकर लुइन तकरीबन गिर ही गई थी जब यूनन उसे पकड़ता है और गिरने से बचाता है। वो भी गिरने से बचने के लिए यूनन का सहारा लेती है और फिर सोचती है कि 3 मंथ्स काफी है। वो हान को घर ले आती है और यूनन उससे कहता है कि मैं इंटरनेशनल टीम से कांटेक्ट करता हूँ, शायद वो कुछ कर सके और इसका इलाज हो सके। ये सुनकर लू उसका थैंक्स कहती है कि तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो। फिर यूनन उससे पूछता है कि तुमने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा, स्पेस एजेंसी तुम्हें हायर करना चाहती है, इसके बारे में कुछ सोचो। तो लुइन कहती है कि फिलहाल मेरा फ्यूचर बस यही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ये बात सुनते हुए यूनन कहता है कि ठीक है, तुम अभी टेस्ट करो, मैं सुबह तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लुइन और यूनन को एक साथ ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं जहां वो उसे बताता है कि इसे कैसे पसंद करने लगा और फ्लैशबैक देखता है कि जहां स्टेज पे एक बार वो डिबेट कर रही थी और इतना ज्यादा वो उससे मुतासिर हुआ था कि उसे उससे मोहब्बत हो गई। इसकी बातें सुनते हुए लुइन इससे सॉरी कहती है तो वो कहता है कि तुम्हें सॉरी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी किसी भी बात में कोई गलती नहीं। अच्छा वक्त गुजार के वो दोनों खड़े होते हैं और तब यूनन कहता है कि क्या तुम मुझे आखिरी बार गले लगा सकती हो, तो उसे हक कर लेती है और फिर यूनन वहाँ से चला जाता है, शायद हमेशा के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ लुइन भी आगे बढ़ जाती है। लुइन वापस हान के पास आती है और सोचती है कि जो 20 साल तुमने मेरे इंतजार में गुजारे, इसके मुकाबले में ये 3 महीने साथ रहना और अच्छी यादें बनाना बहुत ज्यादा है। इन सब चीजों के लिए जो हमने अपनी लाइफ में मिस कर दी थी, वो साथ खाना बनाते हैं, गेम्स खेलते हैं, वक्त गुजारते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत मजे करते हैं और दोनों एक साथ बहुत ज्यादा खुश होते हैं। यूं दिन गुजरते जाते हैं और लू और हान साथ मिलकर मूवीज देखते हैं। वो मूवीज जिनमें से कोई एक पार्टनर मर जाता है और ये देखकर दोनों ही बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। नेक्स्ट डे वो
साथ गार्डनिंग करते हैं क्योंकि लुइन को गार्डनिंग बहुत ज्यादा पसंद थी और हान इसके पास बैठकर इसे देखता है और कभी कभार इसकी हेल्प भी करता था। नेक्स्ट डे वो हान को उसी माउंटेन की चोटी पर ले जाती है और वहाँ जाके बहुत जोर जोर से चीखती है कि तुम्हें इंतजार करना होगा, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और फिर हान की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है। कुछ वक्त गुजरता है और फिर वो दोनों फिशिंग के लिए भी जाते हैं, लेकिन लुइन को मछली पकड़ना बिल्कुल नहीं आता। लुइन की हरकतें देखकर हान भी हंसने लगता है और उसे हंसते देखकर वो खुद भी हंसने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग यूनन भी वहाँ पर आ जाता है और इस घर में लू की बहुत सारी पिक्चर्स थी और हान की भी बहुत सारी पिक्चर्स मौजूद थी और कुछ वो पिक्चर्स जो वे एक साथ बना चुके थे। हान यूनन से कहता है कि तुम मेरे लिए ये ट्रिप प्लान कर रहे हो, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। तो यूनन कहता है कि तुम्हारे लिए नहीं बल्कि ये सब मैं तो लू के लिए कर रहा हूँ। जिस पर हान हंसते हुए कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ और फिर कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना भी चाहता हूँ। जिस पर यूनन कहता है कि फिक्र मत करो, अगर तुम नहीं भी कहोगे तो भी मैं जानता हूँ कि मुझे इसका ख्याल रखना है चाहे कुछ भी हो जाए। पहले तो हान थोड़ी देर सोचता है और फिर यूनन की तरफ देख के उसे सॉरी कहता है। जिस पर यूनन हंसते हुए कहता है कि तुम भी ना यार। इतने में वहाँ पे लुइन ब्राइडल ड्रेस पहनकर बाहर आती है और इसे ब्राइडल ड्रेस में देखकर हान को वो मोमेंट याद आ जाता है जब एक बार जिद करके लुइन इसे एक बुटीक ले गई थी और ब्राइडल ड्रेस पहन के इसके सामने आई थी। हान ने जब इसकी तारीफ की थी तो कहती है कि मैंने ये सिर्फ तुम्हारे लिए पहना है ताकि तुम देख सको। यूनन इन दोनों के साथ बिल्कुल एक कपल की तरह पिक्चर बनाता है और वो बिल्कुल भी जेलस महसूस नहीं करता बल्कि एक अच्छे दोस्त की तरह होता है। ये सब होने के बाद लुइन अपना ड्रेस चेंज कर लेती है और फिर रूम में आते हुए हान से कहती है कि हम सर्टिफिकेट लेने के लिए कब जाएंगे। ये बात सुनते ही हान कहता है कि मैं शादी का सर्टिफिकेट नहीं लेने वाला, तुम ये बात अपने जहन से निकाल दो। जिस पर लुइन कहती है कि एक ऐसी डेटिंग है जिसमें तुम कोई कमिटमेंट ही नहीं दे सकते, ये गलत बात है और इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिस पर हान कहता है कि ठीक है तुम जो मांगना चाहती हो मांग सकती हो, लेकिन प्लीज ऐसा मत करो। मुझे भी नहीं पता कि मेरी लाइफ के कितने दिन बाकी हैं और तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता मैं। लुइन आगे बढ़ते हुए इसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था अब वो हमारी शादी का सर्टिफिकेट एक कागज का टुकड़ा मेरे बूढ़े होने तक मेरा साथ देगा। तो हान कहता है कि मेरी जिंदगी कितनी छोटी है ये तुम भी नहीं जानती हो और तुम्हारे सामने तो लंबी जिंदगी है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें तकलीफ हो और मेरे जाने के बाद लोग तुम पे उंगलियां उठाएं। लुइन को बहुत बुरा लगता है और रोते हुए वो वहाँ से चली जाती है। हान इसे जाते हुए देखता है और फिर खांसी आती है उसे और उसके मुंह से फिर से ब्लड निकलता है, लेकिन वो अपने सामने खुद को मरता हुआ देख रहा था और उसमें कुछ भी नहीं कर सकता था, ना अपने लिए और ना ही लुइन के लिए। लुइन बाहर बैठी रो रही थी और यूनन वहाँ आ जाता है। एक बॉक्स भी उसके पास था। वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया, तो वो रोते हुए इसे सब कुछ बताती है। यूनन मुस्कुरा के इसके पास बैठ जाता है। लुइन कहती है कि चाहे इसकी डेथ ही क्यों ना हो जाए, मैं मरने के बाद भी इन्हीं के पास दफन होना पसंद करूंगी। इस पर यूनन कहता है कि इस सब के लिए कुछ करना होगा। फिर वो कॉल करके सिविल ब्यूरो से राब्ता करता है और उन्हें घर आने का कहता है। नेक्स्ट डे वो सर्विस देने के लिए आ जाते हैं ताकि शादी का सर्टिफिकेट बना सकें। जैसे ही हान को ये बात पता चलती है तो वो यूनन से कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या। तो यूनन कहता है मैं तो पागल नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम जरूर हो गए हो। तुम्हें शादी का सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जाने के बाद लुइन पूरी लाइफ अपनी पछतावे में गुजारे। हान फिर भी मना कर रहा था और कहता है कि ये तो जबरदस्ती की शादी हो गई भाई, तुम ऐसे जबरदस्ती मुझे करने का नहीं कह सकते। तो लुइन इसको ब्लैकमेल करने लगती है और इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हुए उससे कहती है कि ऐसे तो मैं आपकी प्रॉपर्टी भी विरासत में नहीं ले पाऊंगी, वरना आपके जाने के बाद आपकी सारी प्रॉपर्टी मैं खुद ही हड़प करना चाहती हूँ और फिर आपके मरने के फौरन बाद मैं किसी और से शादी भी कर लूंगी। हान अभी भी खुद को मान नहीं पा रहा था, तभी इसके पास बैठते हुए इसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि आखिरी बार प्लीज, आखिरी बार मेरी बात मान जाएं। मैं मरने के बाद आप ही के पास दफन होना पसंद करूंगी। मैं अब उसे इतना इमोशनल देखकर आखिरकार हान इसकी बात मान लेता है। इन दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट बनकर आ जाता है, जिसको देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। हान भी खुश होना चाहता था लेकिन वो नहीं हो सकता था और फिर इसी शादी की खुशी में एक बहुत जबरदस्त इवेंट भी रखा जाता है। सब मजे करते हैं, जश्न मनाते हैं, गाने गाते हैं, साथ डांस करते हैं और दोनों को बहुत खूबसूरत विशेष भी देते हैं। जिसके बाद फायरवर्क्स भी शुरू हो जाता है और हान और लुइन साथ बैठ के फायरवर्क्स देखने लगते हैं। हान लुइन की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या तुम खुश हो। तो उसका हाथ पकड़ते हुए वो कहती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं खुश क्यों नहीं होंगी,
आखिर मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। फ्लैशबैक आता है जब वो अपनी 18th बर्थडे पर केक काटने से पहले विश करती है कि इसे हान मिल जाए और आखिरकार वो कितनी लकी थी। कुछ ही देर में असिस्टेंट और प्रोफेसर भी वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन असिस्टेंट बहुत उदास था। तब हान कहता है कि रोना बंद करो। लुइन भी कहती है कि प्लीज इसे खुशी के मौके पे बिल्कुल भी मत रो। इसके बाद हम यूनन और शू को साथ बैठे हुए देखते हैं। शू कहती है कि आखिरकार ये दोनों एक दूसरे को पा लिए, ये दोनों एक दूसरे के बन गए, कितने खुश है ना ये। और फिर वो दोनों अपने प्यार का भी जिक्र करते हैं। तब असिस्टेंट हान को गले लगाते हुए बच्चों की तरह रोते हुए देखते हैं, तो एक पर्सन असिस्टेंट को वहां से ले जाता है और फिर शू यूनन को देखकर पूछती है क्या तुम इस सब के लिए तैयार हो। तो यूनन इसकी तरफ देखकर कहता है कि क्या तुम तैयार थी। शू और यूनन दोनों हंसने लगते हैं और फिर अपनी वाइन खत्म करते हैं। इतने में हान की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो बेहोश होने लगता है। इसे बेहोश होते देखकर शू उठ के भागने वाली होती है, तब यूनन इसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है। तो हाँ मैं सर हिला के समझ जाती, तो वहीं दूसरी तरफ लू ये बात समझकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो हान को रूम में ले जाती है जहाँ वो उसका बहुत ख्याल रखती है। हान अपनी आंखें खोलता है। हान अपनी आईज ओपन करते हुए कहता है कि ये रिंग में बहुत पहले बनवाना चाहता था, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। वो लुइन को एक बॉक्स उठाने का कहता है क्योंकि वो खुद ज्यादा बीमार लग रहा था कि वो उठ भी नहीं पाएगा। लुइन वो बॉक्स उठाती है और उसे खोलती है। इसमें शादी की एक रिंग होती है जिसे देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाती है। तभी हान को फ्लैशबैक याद आता है कि इसने ये रिंग यूनन से कहकर बनवाई थी। वो कह रहा था कि मैं बहुत पहले ये रिंग बनवाना चाहता था, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। फिर यूनन मजाक करते हुए कहता है कि पूरे हो गए हो मगर काफी ज्यादा रोमांटिक हो। लू वो अंगूठी लेते हुए हान के करीब आती है और हान को वो अंगूठी पकड़ा देती है। हान अंगूठी पकड़कर लू के हाथ थामता है और इसकी फिंगर में वो रिंग पहना देता है। अब लू भी साथ वाली चेयर पर आकर लेट जाती है और दोनों ही आसमान की तरफ तारों को देखने लगते हैं। तब हान लू से कहता है कि देखो वो स्टार जो सबसे ज्यादा चमक रहा है ना, ये तुम्हारे फादर हैं, और जो दूसरा सबसे ज्यादा चमकने वाला सितारा है वो तुम्हारी मॉम है। वो हमेशा तुम्हें हंसते मुस्कुराते देखना चाहती थी और मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इनकी विश पूरी कर सकूं। इसके साथ ही वो अपनी आईज बंद कर लेता है और इसका हाथ नीचे गिर जाता है। लू इसकी तरफ देखती है और फिर उसे गले से लगा लेती है क्योंकि वो अब उसे छोड़कर जा चुका था। इतने साल गुजर जाने के बाद उसने स्पेस एजेंसी ज्वाइन कर ली थी और बच्चों को स्पेस के बारे में पढ़ाना शुरू कर दिया था। आखिर में वो हमें हान के साथ वक्त गुजारती है उसकी यादों को याद करके, और हर वीडियो में वो बस यही कहती है कि मुझे हान से मोहब्बत है। इसी के साथ हमारे ड्रामा यहीं पे एंड होता है। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, क्योंकि मुझे तो ये स्टोरी बहुत इमोशनल हार्ट टचिंग लगी। अगर ड्रामा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक क्यूट सा कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय क्यूटीज।